हाँ, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं जो भी हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ एंड डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, हमने एक क्या था कि दो वेक्टर अगर हमको दिए हुए तो उसके बीच का एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो कर लोगे? यस सर। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है। अब इसका एक और एप्लीकेशन है। तुमको अगर याद हो, हमने एक चीज की थी। सपोज ये हमारे पास में एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक यहाँ पे वेक्टर, एक वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है ए, ये एंगल थीटा। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं? इस सर वेक्टर एक्स का के अलोंग ए cos थीटा और वाई के अलोंग ए sin थीटा। तो इसके अलोंग होता है ए cos थीटा, है ना, और इसके यहाँ पे क्या आता है ए sin थीटा। तो अगर मैं अलोंग की बात करता हूँ एक बार के लिए, जो ये जो है ना, तो अगर यहाँ पे मैं तुमसे बोलूं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बन जाता है ए cos थीटा। ठीक है ना, मतलब कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो a cos थीटा है। तो ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया ना, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो इसको क्या कर देंगे, इस लाइन के अलोंग का यूनिट वेक्टर लगा देंगे ना। इस लाइन के अलोंग क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप। तो ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया। और अगर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में करना है तो मैं कर दूंगा a cos थीटा आई कैप। ये हमारे पास बन गया वेक्टर फॉर्म में। फाइन, इतना याद है ना? यस सर। हाँ, चलो अब अपने इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि सपोज फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, हमको एक वेक्टर है ए, इसका कंपोनेंट हमको किस पे निकालना है, बी के ऊपर। तो जिसके ऊपर कंपोनेंट निकालना है उसको हमने यहां बना दिया। ये सपोज हमने बना दिया वेक्टर बी। ठीक है, और कंपोनेंट किसका निकालना है, ए का। ए हमने यहां बना दिया, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए। अब हमको क्या फाइंड करना है, सपोज ये वाला एंगल थीटा है और हमको थीटा की वैल्यू अभी तक पता नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्या आएगा, सपोज इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, तो बताओ क्या आएगा? a cos थीटा। वो सेम चीज। इस वेक्टर के साथ में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है ना, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ए cos थीटा। ए cos थीटा। तो बेसिकली जो हमारा आंसर जो बनना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्या बन जाएगा, आवर रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्या बन जाना चाहिए, ए cos थीटा। तो हमको बेसिकली ए cos थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब ए cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने लिखा ए cos थीटा, मैंने इसको ऊपर नीचे अपने मल्टीप्लाई कर दिया बी से। कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, बी स्केलर क्वांटिटी है ना, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं उससे। ठीक है, ओके। अब बताओ ए सर बी वो cos थीटा क्या ए होता और है? बी का डॉट प्रोडक्ट हो गया। यस, ये क्या बन गया, ए डॉट बी। और हमको ए डॉट बी फाइंड आउट करना एकदम आसानी से आता है। जब वेक्टर तुमको आई कैप जे कैप में दिए होते हैं ना, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट आसानी से। और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड बी ऑफ। मैग्नीट्यूड। ये कौन से फॉर्म में आया, स्केलर फॉर्म में आया कि वेक्टर फॉर्म में आया? वेक्टर। स्केलर, देखो ना, अच्छा हाँ सर नहीं सॉरी, स्केलर। स्केलर स्केलर। ए डॉट बी क्या आता है, स्केलर नंबर। हाँ ये स्केलर भी है, क्या है, नीचे भी नंबर। स्केलर। तो नंबर अपॉन नंबर इज नंबर। तो ये तो हमारे पास में हो गया स्केलर फॉर्म में। ठीक है, अगर इसी को अपने वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे? सर वो आपने यूनिट वेक्टर लगा देंगे। हाँ हाँ बोलो। सर आपने ए cos थीटा ना, उसके बाद वीडियो फ्रीज हो गया था एक्चुअली।
तो इसमें सिर्फ हमने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया b से, हाँ सर। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा बन गया ना। हाँ सर। ए बी कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, होता है ना। और ये जो वेक्टर है बी, इसको मैंने ऐसे कैसे, इसका जो ये था मैग्नीट्यूड था बी का, इसको ऐसे कैसे रखा, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ए कॉस थीटा। मतलब ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में है, ठीक है ना, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आया है। अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे सर, आई कैप ऐड कर देंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ में लगाते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये तो बन गया मेरे पास मैग्नीट्यूड, इस लाइन के लॉन्ग है ना मेरा कंपोनेंट, इस लाइन के लॉन्ग मेरा वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप। नहीं 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 नहीं, हमको आई कैप नहीं पता ना, वेक्टर मेरा बी है तो क्या आएगा, बी कैप। बी कैप। हाँ ओके। भाई कोई भी वेक्टर जो होता है उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर के ऊपर क्या लगा दो, कैप। तो मेरा जो आंसर है वो क्या बन जाना चाहिए, ए कॉस थीटा बी कैप। अब मैं इसको लिखूंगा तो ए डॉट बी अपॉन बी। अब बताओ ये कहां से आएगा, बी कैप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना भाई, याद है। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में ये कर देंगे बी वेक्टर अपॉन बी, तो ये हमारे पास में आंसर बन गया वेक्टर फॉर्म में। तो ये स्केलर फॉर्म में, ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में। सर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ए वेक्टर बी कैप, ए वेक्टर बी कैप, क्योंकि वो कॉस थीटा कहां गया, अच्छा ये यहाँ पे क्या, नहीं सर नीचे, तो आपने डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी किया, तो वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड बी हो गया बी कैप, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ बी कैप लिख दो ना, वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने बी कैप, तो हाँ बी कैप लिख दो, लेकिन बी कैप को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना। अच्छा सर। ठीक है, तो चाहे इसको लिखो या बी कैप लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूले हमको याद नहीं करने, जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा हम ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फिर से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक तुम्हारे पास में एग्जांपल लिखा हुआ है, तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप अलोंग 2 आई कैप प्लस जे कैप। मुझे इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो सपोज इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए, इसको, और इसको मैंने बोल दिया वेक्टर बी, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी, क्योंकि इसको मैंने बी बोला है ना, अलोंग ए, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये लो, तो हमने अपना डायग्राम बनाया, हमने बनाया डायग्राम, कहां गया, अलोंग ए ना, तो ये हो गया हमारे पास में ए, और ये हमारे पास में हो गया वेक्टर बी। सपोज इसका मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये एंगल थीटा। कंपोनेंट किसका निकालना है हमको, इसका निकालना है ना, बी का निकालना है ये। तो हमारे पास में आंसर क्या बनना चाहिए, बताओ, बी कॉस थीटा। हमारा जो आंसर है वो बेसिकली होना चाहिए बी कॉस थीटा। भाई वो तो हमारी मर्जी है ना कि किसको ए ले रहे हो किसको बी ले रहे हो, दैट्स ओनली अवर चॉइस, ठीक है। अब देखो बताओ, बी कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट इंटू बी, हाँ बी अपॉन ए। ओके, अब मुझे बताओ, तुमको अपने वेक्टर दिए हुए, ये है ए, ये है बी, यहाँ पे ए डॉट बी क्या आएगा,
3 हर्षित नाम था ना तुम्हारा भाई? हाँ सर। हाँ बताओ क्या आएगा a डॉट बी? 3। 3, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो 2, यहाँ पे इसका कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे इसका कंपोनेंट 1 है, प्लस 1, तो कितना बन गया? 3। 3। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? बताओ भाई। हाँ हर्षित। सर √5। √5। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी? इसको स्मॉल ए बोल देते हैं ना, √2। हम स्मॉल ए काम में ले रहे हैं, ये स्मॉल ए। स्मॉल बी कितना हो जाएगा? 1 1 √2। तो अगर तुमको सिर्फ स्केलर फॉर्म में निकालना है तो क्या बन जाएगा? मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई? मतलब a डॉट बी की वैल्यू 3, 3 तो 3, और मैं इसका वैल्यू कितना a का? बाय √5। तो ये तो बन गया हमारा स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में। अगर इसको अभी वेक्टर फॉर्म में करना है तो साथ में क्या लगा देते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? ए कैप आएगा ना, क्योंकि हम तो इस लाइन के अलोंग कर रहे हैं। तो पहले निकालते हैं ए कैप। तो हम हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए बी कॉस थीटा ए कैप। तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 3/√5, ठीक है। अब इसके साथ में लगाते हैं। हाँ नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब स्केलर फॉर्म लिखने के बाद। चलो ठीक है, इतना दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ चलो एक बार इतना लिखो फिर। तो लिख लिया। हाँ भाई सब लोग लिखो आराम से। हाँ सर लिख रहे हैं सर। हाँ लिखो लिखो लिखो, और अगर हो सके तो इसका आंसर भी निकालो, आगे क्या आएगा। सर जब वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के टर्म्स में ना हाँ निकालेंगे? एकदम एकदम आई कैप जे कैप की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा वेक्टर ए कैप तो जो आ आएगा गया ना फिर। वो अपना वेक्टर फॉर्म में है ना, आई कैप जे कैप में है। हाँ बताओ क्या है? तो 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। 5। हाँ मुझे भी सेम आया सर। हाँ सर वही आंसर है। यस यस यस। सर आंसर 3/5 ब्रैकेट 2 आई कैप प्लस जे कैप आता है। हाँ हाँ सही है, गुड। तो हमारे पास में यहाँ पे स्केलर फॉर्म में आ गया था ना, जो है बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये आ गई है। हमारे पास है बी कॉस थीटा,
इक्वल टू आया था मेरे पास में 3/√5। अब देखो कंपोनेंट मेरा इस वेक्टर के अलोंग है ना ए, इस वेक्टर के अलोंग जो मेरा यूनिट वेक्टर आएगा उसको मैंने बोल दिया ए कैप। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड बन गया और ये हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर। अब हमको बेसिकली फाइंड आउट करना है कि ये होगा क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हमने लिखा ए कैप। ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए क्या है, ये वाला 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है √5। अब इस चीज को यहां पे लगा दो, तो मैंने लिखा b cos थीटा a कैप इक्वल टू 3/√5 2i कैप प्लस j कैप अपॉन √5। तो बताओ इसके और इसके बीच में वो क्या आएगा, सिंबल कौन सा आएगा भाई। ये एक नंबर है, ये एक नंबर जो चीज है वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच में सिंबल क्या आएगा, डॉट तो आएगा, कोई क्रॉस सिंबल नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगा? हाँ कोई सिंबल नहीं आएगा, कोई सिंबल नहीं आएगा। क्यों, ये एक नंबर है और ये चीज क्या है, वेक्टर नंबर है। अच्छा ये तो नंबर और वेक्टर का जब होता है ना अपना प्रोडक्ट, तो ऐसे लिखते हो ना कि 3i कैप 4a कैप, तो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं आता है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं आएगा, हम ऐसे लिखेंगे। तो √5 और √5 क्या बन गया 5, तो ये क्या बन गया 3/5 2i कैप प्लस j कैप। अगर इसको और भी एक्सपेंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 6i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर हो गया b cos थीटा a कैप। कर लोगे, इजी चीज है। यस सर। हाँ भाई, 10 कंपोनेंट मेल्स मल्टी, नो कंपोनेंट्स में उसके 2 पार्ट, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। कंपोनेंट जैसे कि तुमको एक नंबर दे दिया मैंने 100, मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूं ना कि 70 + 30। सो दीज आर कंपोनेंट ऑफ 100 इन स्केलर फॉर्म। हाँ तो एक क्वेश्चन और मुझे करके बताओ 3D वाला, और बस फिर ये चीज खत्म। सपोज तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b। चलो बताओ, आंसर बताओ सॉल्व करके। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। हाँ चलो इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। सर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब बी नीचे बनेगा और ए ऊपर बनेगा ना सर, उसका हाँ मतलब? अलोंग का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर, तो उसको है ना मैं हॉरिजॉन्टल में बना दो और जो ए है उसको थोड़ा ऊपर बना दो। डन सर। हो गया? हाँ सर, वाह, दोनों में आ गया, स्केलर और वेक्टर में। हाँ बताओ क्या आ रहा है, स्केलर फॉर्म में क्या आ रहा है? स्केलर में -2/√3। सर -2/3 इंटू i कैप माइनस j कैप प्लस k हाँ कैप। सर, वो वेक्टर फॉर्म में हो गया। हाँ हाँ ये वेक्टर फॉर्म है, सॉरी। ठीक। हाँ सर आ गया। सेम आंसर आया। हाँ सर।
सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो ये हमारा बी बन गया। सर आप 2 मिनट दे सकते हो हाँ कर हाँ रहा हाँ, हूँ। करो 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 आराम से। फिर वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट -2 आता है। -2, -2। हाँ यस यस सही है। सर हो गया। हो गया। हो गया, अरे नहीं बाकी लोगों को करने दो। -2/√3 I cap minus J cap K cap। -3/√3 है ना, तो ये तो हमारा हो जाएगा स्केलर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? सर आंसर आ गया। सर स्केलर वेक्टर दोनों में निकालना था ना? हाँ दोनों में निकाल दो ना, क्योंकि यार हमको नहीं पता कि हमारे एग्जाम के अंदर भाई वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो हाँ। हमको नहीं पता ऑप्शन में स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमको अपने दोनों आना चाहिए ना। ओके सर। हाँ आंसर -2/3 I cap ब्रैकेट I 2 cap by minus 3, J cap plus हाँ K cap। ये देखो ये हमारे पास बन गया वेक्टर ए, ये एंगल थीटा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए कॉस थीटा ना। तो हमको निकालना है ए कॉस थीटा। हम हमेशा सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ फिर से, कोई फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है, तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा अपॉन बी। अपना ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, आई कैप कितना 3, जे कैप को जे कैप से किया -4, के कैप को के कैप से किया -1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 1 1, तो कितना बन गया √3, तो कितना बन गया -2/√3। अब अगर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा ए कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इस वेक्टर के अलग मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा बी कैप, तो मैंने लिखा बी कैप, तो -2/√3। अब निकालते हैं बी कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √3, तो कितना बन जाएगा -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई 3। ओके, अगर यहाँ पे पूछूं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? तो cos इनवर्स ऑफ ये पूरी चीज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे cos थीटा क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है ना। यस सर। तो हमारे पास में ए डॉट बी क्या आया था? -2। -2। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड तो 9 + 16 + 1, सर √26। √26 तो ये तो हो गया into √26 √3 into √3, तो -2/78 cos थीटा। बस इतना ही छोड़ देंगे, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होती है। सर तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos हाँ। इनवर्स ऑफ -2। हाँ उसको तो अपने लिखे देंगे कि cos इनवर्स -2/78। मतलब इसके बाद में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब हमको नहीं पता कोई रैंडम वैल्यू आ गई है ना, तो हम इसमें नहीं सॉल्व कर सकते। फाइन। यस सर। अब बताओ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर सर डॉट वो प्रोडक्ट में? एंगल निकालते समय
सर वो जो एंगल निकालते समय हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का जो ये था ना, मतलब उसको यूज करके नहीं निकाल सकते। हाँ तो उसी को तो मैंने यूज किया ना, ए डॉट बी, देखिए ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी। नहीं, वो आया था ना हम लोग को a cos थीटा इज इक्वल टू b इंटू a cos थीटा बाई b, तो उसको यूज करके नहीं निकाल सकते। तो ये लो ना, ये जो है ना ए, इसको भी यहाँ पे ले आओ ना, नीचे ले आओ फिर। अच्छा ओके सर। वो तो एक ही बात है ना, फिर हम इसी फॉर्मूले पे वापस आ गए। ओके सर। हाँ सर अगर हाँ हम ये क्वेश्चन लाइक आपने लिखा कि a cos थीटा को, सॉरी आपने जो a b cos थीटा को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, अगर हम उसे फॉर्मूले से सॉल्व करते तो ऐसा आता क्या सर? क्योंकि हमको उनके बीच का एंगल तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि जो वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, कंपोनेंट फॉर्म में। अगर हमको एंगल पता होता फिर तो बात ही क्या थी। ओके सर। फिर तो हम फाइंड आउट किसको करते हैं, हम बल्कि एंगल ही तो फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है ना भाई, अगर मैं तुमको दे दूं कि ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 6, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 7, और ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो बताओ कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो मैं सिंपली लिख दूंगा ना 7 cos 30, कहानी खत्म, है ना। लेकिन वहां पे मेरे को एंगल ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने थोड़ा सा वो किया ना, प्रॉब्लम किए थे। हाँ भाई, लेक्चर 5 के अंदर किसी को कोई भी डाउट, चाहे वो क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट का हो, चाहे वो एंगल फाइंड करने वाला हो, या फिर तुम्हारे पास में कंपोनेंट फाइंड करने वाला हो, बताओ, फिर इसको अपने बाइंड अप करें। हाँ भाई, एनीथिंग? नो सर। कुछ नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर पर। हाँ तो एक डाउट है। हाँ बोलो। आपके पास वो पीडीएफ है क्या कि क्वेश्चन नंबर ही मैं बोल दूं? नहीं, अभी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो मैं क्वेश्चन बोल दो ना, मैं लिखता हूँ। सर वो एक छोटा सा। हाँ, a bird moves from a point एक 1 meter, -2 meter, 3 meter to 4 meter, 2 meter, 3 meter. If the speed of the bird is 10 meter per second, then the velocity vector of the bird in meter per second. ओके चलो ठीक है। जैसे सपोज अपने एग्जांपल ले लेते हैं, उसके जो नंबर्स है उनको अपने आप एडजस्ट कर लेना। सपोज तुमको दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ ए बर्ड इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना कि ये तो मेरे पास में बन गया मैग्नीट्यूड 50, और इसके साथ में क्या लगा दूंगा? यूनिट वेक्टर ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि वो इस पॉइंट से उड़कर वहां जा रहा है, मतलब वो यहाँ तुमको एक पॉइंट ये दिया हुआ है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 1, -1, और ये इसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 4, 5। सपोज उसने बोला कि इस लाइन के अलोंग जा रहा है, तो ये लो, ये है ना वेक्टर बन गया। मतलब इस लाइन, मतलब जो 2 पॉइंट है उससे तुम्हारे पास क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया ना। अब तो इस लाइन के अलोंग, तो बताओ इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो? तो पहले तो निकालते हैं कि ये जो मेरा वेक्टर है, सपोज मैंने इसको बोल दिया वेक्टर ए, तो पहले मैंने निकाला वेक्टर ए, बताओ क्या आएगा वेक्टर ए? ये तुमको इनिशियल कोऑर्डिनेट दिए हुए या फाइनल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं? कैसे निकालते हैं वेक्टर? फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। तो ये कितना है 3, ये कितना है 2, तो क्या बच जाएगा? आई कैप। 4 -1 3 जे कैप, 5 -1 प्लस 6 के कैप। लेकिन ये तो हमारा वेक्टर है ना, ये क्या बन गया? इस लाइन के अलोंग कोई भी एक अपना वेक्टर बन गया ना। ओके, लेकिन हमको क्या चाहिए? अपना यूनिट वेक्टर। तो बताओ इसका वो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा?
आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 46 हो रूट जाएगा 46। रूट 46। तो ये क्या बन गया बताओ? सर। डायरेक्शन बन गया ना ये। डायरेक्शन। तो इसको बस यहाँ पे रख दो। तो 50 अपॉन रूट 46 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये क्या बन गया? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50 और उसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? इस लाइन के अलोंग ना, क्योंकि इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसका यूनिट वेक्टर सेम होगा ना। तो जो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे करते हैं। फाइन। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ वो एक डायरेक्शन कोसाइन का एक डाउट था, आपने हाँ डिराइव किया था। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग को एंगल निकालना है तो वो अल्फा होएगा, और हाँ cos अल्फा इक्वल टू x बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। हाँ राइट। तो वो ऊपर जो x है वो मैग्नीट्यूड होगा ना आई हाँ कैप। नहीं नहीं नहीं, कोफिशिएंट कोफिशिएंट, क्योंकि जो एंगल है उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। देखो जैसे कि अगर तुमको वेक्टर ये दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और तुमको जो सेकंड वेक्टर दिया हुआ है आई कैप, तो हमारे पास में मतलब कि ये क्या आएगा? मतलब ए डॉट बी क्या आएगा बताओ? x हाँ सर x आएगा सर, क्या आएगा? x। x एक्स। अगर एक्स तुम्हारा पॉजिटिव हुआ तो ये यहाँ पे कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर एक्स तुम्हारा और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं कि उसका एक्स कंपोनेंट बस, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख देंगे। ठीक है। अच्छा तो सर वो सिर्फ उसका कोएफिशिएंट है। हाँ हाँ कोफिशिएंट है ना। देखो ना, मल्टीप्लाई जब करते हो तो क्या आता है? कोफिशिएंट आता है ना। हाँ तो जैसे कि तुमने मल्टीप्लाई किया आई कैप प्लस जे कैप डॉट 2 आई कैप माइनस 3j कैप, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो? इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, तो कितना बन गया? 2 प्लस इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -3, तो कितना बनता है? -3। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर सीधा कोफिशिएंट आता है, चाहे वो 1 प्लस में हो या माइनस में हो। ओके सर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी मतलब क्या होता है? वही कंपोनेंट। प्रोजेक्शन का मतलब भी कंपोनेंट ही होता है। प्रोजेक्शन मतलब क्या कि इस लाइन के अलोंग कितना प्रोजेक्ट करेगा वो ना। ओके ठीक है। प्रोजेक्शन बोल दो, शैडो बोल दो। जैसे कि सपोज ये हमारे पास में एक वेक्टर है, ये वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मैंने वाई एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर लाइट मारी, लाइट सपोज यहां से आ रही है लाइट, तो इसका कितना बड़ा शेडो आएगा बताओ? सर उसका कंपोनेंट है। यहाँ पे आ रहा है ना शेडो, क्योंकि बाकी जगह तो इसने जो लाइट थी उसको स्टॉप कर लिया, तो इतना शेडो बन गया। तो इसको एक नाम देते हैं, ये तुम्हारे पास में कंपोनेंट, कंपोनेंट बोल दो, प्रोजेक्शन बोल दो, शेडो बोल दो। ठीक है। सबका मतलब एक ही होता है कि इसका इसके ऊपर कंपोनेंट। फाइन। यस सर। अब करते हैं अपना वेक्टर प्रोडक्ट। सर बस Okay, एक ही डाउट है सर, एक लास्ट डाउट है सर। हाँ चलो बोलो। फोर्थ क्वेश्चन है ना लेक्चर 5 TOT1। क्या है उसमें? Two balls are rolling on a flat, smooth table. One ball has velocity component of √3 j cap and I cap, while the other has components 2 I cap and 2 j cap. If both start moving simultaneously from a same point, the angle between their path is. बताओ सर ये तो तुमको। component
एंगल देखो निकाल यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी 1, यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी 2 है ना कंपोनेंट फॉर्म में, राइट? हाँ, समझ में आ गया सर कैसे करना है। अब हाँ यस। अब इनके बीच में एंगल निकालना है। हाँ तो ये तो यस। हमारा क्वेश्चन बन गया ना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो हमको क्या करना है कि जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो, क्योंकि हमको इक्वेशन थोड़ा जल्दी समझ में आता है ना? तो हमने उसको ऐसे लिखा, फिर क्वेश्चन आता है। हाँ, इसके बारे में मैंने क्या बताया था? तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट वेक्टर होगा। हाँ, मतलब Result vector. हमारे पास में ऐसा है कि दो वेक्टर्स का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो एक है ना वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अभी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बीच में सिंबल जब भी आएगा ना, इसके अब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए, पहली बात तो। और इसका जो आउटपुट आएगा दैट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होता है यूनिट वेक्टर। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच के एंगल का साइन। जैसे उसके अंदर क्या आया था हमारे पास में? कॉस थीटा। कॉस, भाई हमने ये किया था ना, ए डॉट बी जो आया था वो आया था ए बी कॉस थीटा। चलो तो थोड़ा एक पहले पॉइंट पे आते हैं। कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है वो कहां से कहां तक जा सकता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल? सर 0 to 180। 0 to 180 थीटा कह सकते हो। ओके, इससे भी ज्यादा भी तो हो एंगल, सकता हाँ है क्या सर, बोल रहे हो बेटा? 180 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता। सपोज एक वेक्टर तुम्हारे पास में ये है, एक वेक्टर ये है, तो तुम इस वाले एंगल को ले लोगे ना? अच्छा हाँ सर। तुम इस वाले को क्यों लोगे? तो जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि एंगल जो है वो 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। 0 से 180 के बीच के अंदर cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी आती है, 0 भी आती है, और कैसी आती है? नेगेटिव भी आती है। अगर एंगल तुम्हारा छोटा है 90 डिग्री से सर तो पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री, 0। और यहाँ पे क्या आता है? ग्रेटर देन 90। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, एंड मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, सब कुछ हो सकता है। फाइन। हाँ, अब हम इसके अंदर आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। ये क्या है? ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, स्मॉल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा। इन दोनों के बीच के एंगल का साइन। साइन का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक वेक्टर मेरे पास में ये है, इसको मैंने बोला वेक्टर ए, एक वेक्टर मैंने यहाँ पे बोला वेक्टर बी। सपोज इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट काम में आया था? सर कॉस। अलोंग एक्स। कॉस, है ना? अलोंग वाला कंपोनेंट काम में आया था ना। लेकिन अभी हमारे पास में कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है? ये वाला, ऑपोजिट साइड वाला। अपोजिट साइड वाला। और ये हमारे पास में क्या बन जाता है? बी साइन थीटा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट वहां करते हैं जहां पे दूसरे वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे लिए यूजफुल है, उसके अलोंग वाला कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है। देखो, कोई भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट के अंदर अपने ब्रेक कर सकते हैं, एक तो उसके अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। एक बार अपने पास cos थीटा आता है, एक बार sin थीटा आता है। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो चीजों को डिफाइन किया। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिसके अंदर उसके अलोंग वाला कंपोनेंट काम में आ रहा था, जैसे कि हमारा वर्क डन वगैरह। ठीक है, तो उसको हमने कर दिया स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया उसको। कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिसके अंदर हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट काम में आ रहा था। ठीक है सर एक मिनट समय लैग हो गया वीडियो। आप बता सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की मतलब क्या फाइंड करने में यूज किया जाता है, मतलब कौन नहीं सा? नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे कि क्या फाइंड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन क्या है इसका।
जैसे हमने देखा कि कोई भी एक वेक्टर होता है, जैसे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसके कंपोनेंट होते हैं दो, इसका मतलब एक कंपोनेंट तो अलोंग आता है, तो वो क्या आता है बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कैसा आता है परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा। अभी हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा था सर बी कॉस थीटा, ये वाला ना, अलोंग वाला कंपोनेंट जो वेक्टर के अलोंग है, मतलब कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर दोनों वेक्टर जो कि अलोंग हैं वो काम में आ रहे हैं, जैसे कि वर्क, वर्क के अंदर हमारा अलोंग वाला कंपोनेंट काम में आ रहा था ना, तो जब हमने इनको काम में लिया तो हमारे पास में क्या बना स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो उसका सेकंड वाला कंपोनेंट था वो तो बच गया, ओके। तो जब सेकंड वाले कंपोनेंट के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया तो जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही थी उनको हमने बोल दिया वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। अब बताओ ये क्वांटिटी हमेशा ही कैसी रहेगी, पॉजिटिव होगी या नहीं होगी बताओ। सर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या तो जीरो हमेशा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, साइन थीटा भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, कहां से कहां तक 0 से 180, 0 to 180। 0 से 180 के बीच में साइन थीटा इज पॉजिटिव, और हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो ये तो बन गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड। अब हम क्या लगाएंगे, ये क्या है यूनिट वेक्टर ना, तो हमने एक लगा दिया यूनिट वेक्टर जिसको हमने बोल दिया एन कैप, ये हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर। हाँ सर एक डाउट है, हाँ बोलो। हमने जब इधर क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि जब वेक्टर को नेगेटिव करते हैं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है। ऐसा यस है ना यस सर? यस यस। और हम कहेंगे कि जो मैग्नीट्यूड वाली जो चीज है उसके अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है ना, एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव बिटवीन 0 टू अपने 180 डिग्री, ओके है ना। सर। ओके तो देखो इसका अगर मैं इसको ये लिखना चाहूं कि मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ये क्या है एक वेक्टर, इसको मैंने इसको ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, बार का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो क्या बन जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यार मैग्नीट्यूड और निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकाल लेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है डायरेक्शन में, कि जो तुम्हारा वेक्टर आ रहा है वो कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन, जिसको हमने बोला हुआ है एन कैप। एन कैप जो है वो सिंबॉलिक है, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि यूनिट वेक्टर हो, और कहां से आएगा वो हम देखते हैं। तो देखो इसके लिए एक स्पेशल रूल जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड है हमारे पास में, ठीक है। अगर सपोज तुमको कोई क्लॉकवाइज जाना है तो कैसे जाओगे क्लॉकवाइज, सपोज ये हमारे पास में एक्सिस बने हुए हैं, तो अगर तुम इसमें ऐसे आ रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। Yes, sir. और अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, फाइन। हाँ भाई Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब हम क्लॉकवाइज में देखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं। तो सपोज हम अपने एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब एक काम करो, जो हमारा राइट हैंड है ना इसकी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, देखो ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, इसके हाथ की डायरेक्शन में यो, तो जो हमारा थंब है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। Outside the board. बाहर।
बाहर की तरफ आ रहा है ना, positive z तो axis. thumb will represent the direction of the n cap. ठीक है, so we'll say कि suppose this is vector a, this is vector b. हमको क्या करना है, a क्रॉस b, तो मतलब कि यहां से स्टार्ट करूंगा और मैं यहां की तरफ जाऊंगा. ठीक है, if I will start from a and I will go to b, तो हमारा देखो ये मैंने स्टार्ट किया a से कहां की तरफ जाना है, b की तरफ जाना है ना, तो कहां की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, बाहर की तरफ. तो जो हमारा एन कैप आएगा दैट इज आउटवर्ड्स. ठीक है, तो अगर मैं इसको अब सर लेकिन हम लोग डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सर हम n लोग cap. एंटी क्लॉकवाइज क्यों जा रहे हैं इधर? हाँ, सर आपने राइट हैंड थंब रूल्स बोला, फिर हम तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब एंगल जितना भी दिया होगा वैसे एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, हमको एंगल की डायरेक्शन के अंदर मूव करना है. तो हम अभी लिखते हैं ना, देखो एन कैप. एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर. ठीक है, पहली बात तो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है. ठीक है, और लिखते हैं विच इज perpendicular to plane of a vector and b vector, and direction is according to right hand thumb. ठीक है, जैसे सपोज ये हमारे पास एक पेपर है. ठीक है, इसके अंदर हमने दो अपने वेक्टर बना दिए. इस पेपर के अंदर हमने दो वेक्टर बना दिए. एक वेक्टर यहां बनाया, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने यहां बना दिया. इसको बोला वेक्टर ए, इसको बोला वेक्टर बी. अब अगर मुझे इसका ए क्रॉस बी निकालना है तो ये है वेक्टर ए, और ठीक है, और जो वेक्टर बी है वो कहां की तरफ है, वो यहां है ना. तो वेक्टर ए से बी की तरफ मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना. जो मैं मेरी फिंगर्स हैं वो कैसे जाएंगी, क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, तो देखो ना यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो मेरा अंगूठा कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ. बाहर की तरफ. तो मतलब कि इसका जो तुम्हारा वेक्टर है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ. बाहर. देखो इस वाले वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारे पास में एक पेज है. ठीक है, इस पेज को तुम कहाँ की तरफ से देख रहे हो, यहाँ की तरफ देख रहे हो ना. ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर. एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इस सरफेस के अंदर कितने एरिया वेक्टर हैं इस पेपर में, इसका इनफाइनाइट. दो. इसका एक एरिया वेक्टर यहाँ की तरफ है. ठीक है, और जो यहाँ वाली सरफेस है पीछे वाली, इसका कहाँ की तरफ होगा, ये सरफेस का एरिया वेक्टर यहाँ की तरफ, इसका एरिया वेक्टर यहाँ की तरफ. मतलब जिस सरफेस को ए क्रॉस बी होगा ना. हाँ हाँ, यस. तो यहां से हमारे पास में आता है यूनिट वेक्टर. तो अगर मैं लिखूं, देखो ये है मेरे पास में वेक्टर ए, ये है मेरे पास में वेक्टर बी. ठीक है, और अगर मैं यहां जा रहा हूं यूं, अब यहाँ पे इसके ऊपर सिंबल लगाएंगे एरो पे, तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप. तो ये यहाँ पे एन कैप क्या है, ये देखो यहाँ पे आया ना परपेंडिकुलर, मतलब जो मेरा एन कैप है वो ये वाला वेक्टर है जो बाहर की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर. उसका एंगल इसके साथ भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और उसके साथ भी कितना बन रहा है. सर तो के कैप हो गया क्या, क्योंकि यूनिट वेक्टर है. हाँ हाँ, यस. अगर मैं इस प्लेन को एक्स वाई अगर प्लेन को आई कैप जे कैप लेंगे तो फिर वो के कैप हो जाएगा. यस यस यस. ओके सर.
तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि एन कैप इज आउटसाइड द प्लेन। हाँ इसी को बोलते हैं ना आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। ओके, अगर इसी के बजाय मैं इसको उल्टा कर दूं, सपोज इसको मैंने बोला इनसाइड द प्लेन होगा ना। इसको मैंने बोला वेक्टर क्यू और इसको मैंने बोल दिया वेक्टर पी और ये इनके बीच का एंगल थीटा। अब मुझे निकालना है वेक्टर पी क्रॉस क्यू, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ sin क्यू पी theta क्यू साइन थीटा। सर डायरेक्शन theta. इनसाइड द प्लेन आएगी। अब देखो पी से क्यू पे जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा ना यहाँ की तरफ, तो मेरा हाथ कैसे आएगा, यूं आएगा नीचे की तरफ, तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है अंदर। इनसाइड तो द कहूंगा प्लेन। कि जो हमारे पास है यहाँ पे एन कैप आएगा दैट इज इनसाइड द प्लेन। तो जब इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं यूं एन कैप, इसका मतलब होता है बाहर की आउटसाइड तरफ द प्लेन। और इसका मतलब होता है इनसाइड द Inside the प्लेन। ठीक है, ये सिंबल्स हैं कि अपने उसको एन कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक डाउट है, हाँ जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जो पहले जो दिया रहेगा मतलब क्रॉस के लेफ्ट साइड में, तो उसको पहले मानेंगे और यस जो यस, यहाँ पे सर तो उल्टा नहीं कर मतलब सकते हो। इसका उल्टा ट्रू नहीं है ना, जैसे नहीं है ना, देखो डॉट ना प्रोडक्ट में भाई, था, हाँ हाँ उसमें उल्टा सीधा सबर बराबर था क्योंकि इसमें नहीं डायरेक्शन है। नहीं आ रहा था ना, अब डायरेक्शन आ रहा है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है ओके सर। चलो अपने इसको लिखो फिर एग्जांपल करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सर लिख लिया। हाँ लिखो भाई बाकी लोग। सर तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को डायरेक्ट इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना, कौन सा हाँ पहले हाँ आता है। यस यस यस, उसमें जिस अपने सीक्वेंस में इनको लिख रहे हो वो मैटर करता है। ओके सर।
हाँ हो गया। हेलो, सर हाँ हो Yes, गया ना, sir. लिख लिया सबने? यस सर। हाँ देखो, अब ये दो वेक्टर है, ये आएगा कैसे देखते हैं। तो जैसे हमने अपने प्रॉपर्टीज की थी ना डॉट प्रोडक्ट की, वैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ए क्रॉस बी, और यहाँ पे मैंने लिखा बी क्रॉस ए। बताओ यहाँ पे अपना रिलेशन क्या आएगा दोनों में? इक्वल है, नॉट इक्वल। हाँ नॉट इक्वल आएगा सर, नॉट इसकी इक्वल। वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। बट तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो ये लो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये लो मैग्नीट्यूड ऑफ ये, तो ये तो कैसा रहेगा? अपना बराबर रहेगा, है ना। बट इसका जो एन कैप आएगा और इसका जो एन कैप आएगा, उसमें क्या अंतर रहेगा? जैसे अगर मैं ये लिखूं ए, ये लिखूं बी, तो पहले मैं यहां से यहां जा रहा हूं, आउटसाइड द बाहर की प्लेन। तरफ कैसा आएगा, आया? आउट। सेकंड वाले के अंदर ये ए है, इनसाइड जाएगा ये सर। बी है। अब इनसाइड द कैसा प्लेन। इनसाइड। इनसाइड। तो बताओ इनके बीच में रिलेशन है कुछ? तो ऑपोजिट हो गया। अपोजिट। हाँ, इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे होते हैं? ऑपोजिट होते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यस सर। जो माइनस साइन है किसको रिप्रेजेंट करता है? कि दोनों वेक्टर कैसे हैं? रिवर्स Opposite डायरेक्शन। vector, है ना। तो देखो, अगर इसमें तुम दोनों का सीक्वेंस चेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। उसके अंदर नहीं आ रहा था ना, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर था ना, इसलिए ना। हाँ, स्केलर था ना, उसके अंदर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसमें एन कैप नहीं आ रहा था ना। यहाँ पे हमारा क्या चेंज हुआ? एन कैप। इसमें एन कैप ऐसा है, इसमें एन कैप ऐसा है, तो वो कैसा बन जाएगा? माइनस एन कैप ना, क्योंकि उल्टा हो गया। यस। हाँ, और जो बाकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं कि ए क्रॉस बी प्लस सी, तो दिस इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे कि k टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज के ए क्रॉस बी, क्योंकि ये तो बस एक क्या है, नंबर है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर तुम्हारा जो है ना, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करता है, और नंबर को चाहे पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉमन चीजें हैं, थोड़ा सा अपने अलग आते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? और के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? बताओ। उसमें क्या आया था? डॉट में क्या आया था? सर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन हाँ। थीटा जीरो हो जाएगा वो। क्योंकि तुम्हारा एंगल कितना हो गया? जीरो। अगर इसका उल्टा करूंगा तो भी जीरो बन जाएगा, इक्वल टू माइनस आई क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस जे माइनस के क्रॉस के। फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अगर माइनस लगा दिया तो वो तुम्हारा एंगल बन गया 180 डिग्री, और अगर तुम्हारा ये है तो एंगल कितना बन गया? जीरो। साइन अपना जीरो भी जीरो होता है, 180 भी जीरो होता है। ठीक है, तो जब दोनों वेक्टर सेम आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जीरो। जीरो क्या बनेगा? स्केलर या वेक्टर? सर हाँ। स्केलर रहेगा, नहीं, मतलब नहीं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जाएगा तो वेक्टर रहेगा। इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, हाँ है सर। ना। और बताया था ना, क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी ही आनी चाहिए, और हाँ सर। हमको उसका डायरेक्शन नहीं पता। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है अनडिफाइन होता है ना, हाँ सर। तो हमको उसका डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन हम उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर ही। ठीक है, और आगे आते हैं। आई सर, कैप। सर हाँ? वो आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो वो पॉइंट? भाई देखो,
ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बीच में क्या है, क्रॉस। तो Cross. हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर ना। तो लेकिन मेरा जो आंसर आया वो आंसर क्या बन गया, 0 बन गया ना। हाँ सर, क्योंकि तो वो 0 डिग्रीज था। हाँ, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। हाँ ठीक सर। है, तो हम बोलते हैं कि जो आउटपुट आया दैट इज ए 0 वेक्टर। हाँ सर। हाँ, और 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, और जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, वो अनडिफाइंड। हमको नहीं पता होता ना, अनडिफाइंड डायरेक्शन है। बिकॉज 0 इज 0, चाहे वो लेफ्ट में जाए राइट में जाए क्या फर्क पड़ता है, कहीं वो अपने जा ही नहीं रहा है ना। हाँ, अब आते हैं आई क्रॉस जे। तो देखो हमारे पास जो एक्सिस होता है वो ऐसे होते हैं ना, और ये तो होता ये है आई, 1 रहेगा ना। तो इसका ये होता है मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। जे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मतलब एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ पे मेरे पास में आता है जेड एक्सिस, इसको हम बोलते हैं के। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि आई क्रॉस जे क्या आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1। ठीक है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये तो बन गया साइन 90। अब इसलिए मुझे क्या बात- लगाना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर लगाना है जो कि आई और जे के परपेंडिकुलर हो। और आई और जे, ये मुझे कहां से कहां जाना है, आई से जे, तो कहां की तरफ आ रहा है थंब, के कैप। आउटसाइड। बाहर की Outside. तरफ, और बाहर वाले को हम बोलते हैं के कैप। ठीक है, तो के, तो 1 1 1 क्या बन गया, 1। तो आई क्रॉस जो जे होता है दैट इज के। सर सिमिलरली बाकी सबके लिए भी होगा ना। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं लिखूं कि तो नेगेटिव हो जाएगा शायद। तो तो माइनस माइनस के कैप। जे, अगर मैं जे से के की तरफ अपने आई की तरफ आऊंगा तो कहां पे जाएगा थंब, अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के कैप। माइनस के। या फिर तुम इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि अगर किसी को भी अपना उल्टा कर देते हो तो क्या आता है, माइनस साइन आता था। तो ये देखो अगर मैं इनको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, तो देखो हमको याद रखना है कि अगर जो चीजें हैं वो सीक्वेंस में है, जैसे आई जे के, तो आई क्रॉस जे तो क्या बन जाएगा, के के। कैप। जे क्रॉस के क्या बन जाएगा, माइनस आई। के आई कैप। और के क्रॉस आई ये बन जाएगा, जे कैप। ये क्या मतलब ये होता है ना आई जे के। अगर तुम अपने सीक्वेंस में जा रहे हो तो वो आगे वाला आएगा, लेकिन कैसा आएगा, प्लस आएगा। और अगर इसी को उल्टा कर दो, जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, माइनस के। इसको उल्टा किया, के क्रॉस जे माइनस आई। ठीक है, आई क्रॉस के क्या बन जाएगा, माइनस जे। तो ना क्रॉस जो होता है प्रोडक्ट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन वाली चीजें आ गई। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई हमारे पास में झंझट ही नहीं था, है ना। तो ये यस सर। लिखो, लिख लिया। डन सर। हाँ डन सर। डन सर। ध्यान से डन। या सर 2 मिनट। और हाँ हाँ लिखो लिखो। सर तो आई जे होगा तो के होगा, जे के होगा तो आई होगा, और के आई होगा तो जे होगा, ऐसा है ना। ओके।
हो गया सर। हो गया भाई सबका? यस सर। हर्षित? जी सर। हो गया। हाँ सर। अब देखो इसका देखते हैं कि क्या फिजिकल सेंस क्या है। अगर हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं तो उसका फिजिकल सेंस। तो हमने एडिशन के टाइम में देखा था ना पैरेललोग्राम लॉ कि क्या था पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं नहीं लॉ क्या था? अच्छा। वो तो फॉर्मूला सर था। अगर दो वेक्टर्स को बीच में एंगल मतलब दोनों को टेल से ज्वाइन करेंगे तो उसी पर एक पैरेललोग्राम बना लेंगे तो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट आ जाएगा। हाँ 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 सर। तो अगर बोला जाए तो ये होता है कि इफ वी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाय टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर देन डायगोनल वन जो होता है जो कि उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है दैट विल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स राइट। तो वैसे ही चलो अपने इसको फिर से बनाते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है सपोज ये हमारे पास में है वेक्टर ए, ये हमारे पास में है वेक्टर बी और ये एंगल है हमारे पास में थीटा। ये हो गया ना वेक्टर ए वेक्टर बी और थीटा। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम को तो कुछ ऐसा बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है ये साइड अगर बी है तो ये साइड भी बी है, ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या है थीटा है। फाइन ओके इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। ए बी हो जाएगा सर। ओके क्या हो जाएगा? ए बी सर ए बी। ए बी कैसे हो जाएगा? मतलब हाइट और बी थोड़ी ना है। सर बी cos थीटा इनटू ए। हाइट तो इसको बोलते हैं ना परपेंडिकुलर हाइट आता है। अब बी sin तो थीटा देखो ये इनटू है ए। बी ये है थीटा तो ये साइड क्या बन जाएगी? बी साइन थीटा सर। साइन थीटा। तो इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया क्या बन जाएगा? ए ये वाली साइड और ये क्या है? बी साइन थीटा। कुछ लग रहा है? देखा देखा क्या होता है ये? हाँ सर ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर तुम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है
that will represent the area of the parallelogram made by these two vectors. है ना? सर हाँ सर वो आपने दो वेक्टर बना, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, हाँ फिर साइन थीटा किया, फिर उसके बाद नहीं समझा। बताओ इसका एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। हाँ तो ये क्या बन गया इसका बेस, हाँ ए, और ये क्या हाइट है ना, बी कॉस थीटा। ओके, बस। और हमको पता है ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना? समझ। तो हम लिखते हैं कि कोई भी दो वेक्टर जो होते हैं उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय दीस टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं, डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किस किस को पता है ये एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी? हाँ भाई, सर कैसे? सर हाँ, एरिया में देखो। डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस। हाँ चलो और बताओ, बाकी लोग बताओ पहले। सर स्केलर होता था ना? नहीं नहीं, अच्छा एरिया सर, इज ए तो वेक्टर। जो हाँ लाइंस होती है उनका एंगल मतलब डिफाइंड रहता है, तो इसलिए हो गया शायद। नहीं, उसको छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं, अभी अपने पास 42 43 स्टूडेंट है ना क्लास में, तो ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी? रेज हैंड करो, इसमें ऑप्शन है ना रेज हैंड वाला। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी आप प्रूव करते हैं इसको कैसे। तुमको एक फॉर्मूला पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन Force एरिया। upon area. ओके, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। नहीं, प्रेशर इज द Scalar स्केलर है। क्वांटिटी। क्योंकि नीचे ही डायरेक्शन होता है हमेशा। हाँ, I guess. तो स्केलर Pressure- देखना तो पता है। जो एक्चुअल फॉर्मूला वो ये होता है कि फोर्स वेक्टर इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक ये है बलून है एक, इसके अंदर हवा भरी हुई है पूरा। ठीक है, ओके, तो बताओ हवा प्रेशर लगाती है ना, हाँ, यस तो बताओ कि हवा का प्रेशर कहाँ की तरफ है? सर। यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में। हाँ सर। यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में, सारे बॉल्स के वो Sir, बलून के basically वॉल के specific ऊपर। बॉल direction के में अलग। लेकिन जो अपना वेक्टर क्वांटिटी है वो तो एक ही तरफ होना चाहिए ना, अलग अलग कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं तो हम बोलते हैं कि प्रेशर इज जस्ट ए नंबर। ठीक है, एरिया, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर जहां की तरफ होगा वो सरफेस वहां पे ही फोर्स लगाएगी। जैसे मुझे बताओ कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, मार्कर को रख दिया, तो बताओ मार्कर के ऊपर सरफेस ने कहां की तरफ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ किया। ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहां की तरफ है? ऊपर। बाहर की तरफ। हाँ, जैसे बाहर। अब ये सरफेस है, इसके ऊपर हाथ मैंने ऐसे रख दिया, तो बताओ इस सरफेस ने मेरे हाथ के ऊपर फोर्स कहां की तरफ लगाया? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। यहाँ की तरफ ना। क्यों? हाँ। क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहां की तरफ है? यहाँ की तरफ। तो जिस तरफ तुम्हारा वेक्टर होगा वहीं, जैसे बताओ तुम अपने रूम के अंदर बैठे हो, रूम का जो फ्लोर है, नीचे वाला जो फर्श है, फर्श के ऊपर तुम खड़े हो, तो फर्श ने तुम्हारे ऊपर फोर्स कहां लगाया? ऊपर की तरफ। डायरेक्शन में। क्योंकि जो तुम्हारा फ्लोर है उसका एरिया वेक्टर कहां की तरफ आ रहा है? ऊपर ऊपर। की तरफ। जो तुम्हारा ऊपर है, रूफ जो है, ठीक है, वो कहां की तरफ फोर्स लगा रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की नीचे या तरफ। ऊपर? नीचे की नीचे। तरफ। क्यों? उसका नीचे एरिया की वेक्टर तरफ। कहां की तरफ है? नीचे। की तरफ। तो सर बेसिकली किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर पता कहां होता है? सर जहां से तुम, हाँ, एक बार एरिया वेक्टर बता दो ना क्या है, बस एक हाँ। बार। एरिया वेक्टर होता है जिस सरफेस को जिस तरफ से तुम देखते हो। जैसे कि ये डस्टर है,
ये जो सरफेस है, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ ना, तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया। ओके सर। ये जो पार्ट है इसको तुम इधर देख रहे हो, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर उधर, ओके पीछे सर। वाले का यहाँ की तरफ। सर तो एरिया वेक्टर ठीक है? की जो डायरेक्शन रहती है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है ना, मतलब जहां से ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, तुम कह सकते हो कि जहां पे उसका सरफेस है वो, जैसे कि ये तुम्हारे पास में एक और न्यूज़पेपर है, इसका जो ये वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ आ गया? बाहर की हमारे तरफ। तरफ बाहर की तरफ ना। और जो इसके अपने बैक साइड वाली है ये, जैसे वो भी ये जो तरफ। दूसरी सरफेस है, तरफ। इसका वो एरिया उसके वेक्टर बाहर इस की तरफ, तरफ। क्योंकि इसको मैं इस साइड से देख रहा हूँ, इसको Yes. देखने के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर बन गया? इधर। तो एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर को हम ऐसे करते हैं डिफाइन कि ये सरफेस जो है वो कहां की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है? तो यहां भी अगर तुम्हारे पास में अपना पैरेललोग्राम रखा हुआ है तो एरिया इज द वेक्टर। बताओ यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां की तरफ आएगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ। यस। तो अगर मैं लिखूंगा ना एरिया वेक्टर, तो मैं लिखूंगा आउटवर्ड। ठीक है? तो हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो पूरा का पूरा ही क्या है? वेक्टर है, और वो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ही नहीं, उसका डायरेक्शन भी। ठीक है? ओके। अब Yes. बताओ इसके अंदर है कितने ट्राइंगल बनते हैं? 2 सर। सर 2 अगर डायगोनल के पैरेललोग्राम लॉन्ग 2। ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है, इसका जो ये वाला डायगोनल है, बताओ। सर तो 2 इक्वल बन गए। 2 ये इक्वल तुम्हारे पास में बन 2 गए, इक्वल तुम्हारे एरिया पास वाले। में तो ओके। बाद सपोज में मैंने तो ऐसे नहीं उससे बनाया। डायगोनल से। हाँ, सपोज अगर इसके बजाय मैंने इसको ऐसा नहीं किया, मैंने इसको ऐसा कर दिया, इसको मैंने बोला 3, इसको मैंने बोला 4, तो बताओ कौन कौन से एरिया सेम है? 1 और 2 का एरिया सेम है और 3 और 4 का एरिया सेम है। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 4 ऑल आर सेम? कैसे? अरे भाई कैसे? ये वेक्टर तो इसमें क्या हाफ हाफ है ना ये? सर वो दूसरा पैरेललोग्राम है और ये दूसरा पैरेललोग्राम है। नहीं सेम है, वही वेक्टर से बने हैं। एक बार मैंने इस वाले डायगोनल को लिया है, एक बार इस वाले को ले लिया। अच्छा तो सेम है सर। हाँ फिर सेम है। तो कहोगे ना? ठीक है सर ओके। हाँ हाँ भाई, ये तो नहीं मानते सर हो मैं ना? एग्री कर रहा था। हाँ सर। अच्छा एग्री कर रहे हो ना? हाँ ठीक है। तो अब बताओ जो ये जो मतलब कि जो हमारा ट्राइंगल का एरिया है, मैंने लिखा ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमको अपना ट्राइंगल बनाना है, वो भी किससे? सेम वेक्टर से, ए वेक्टर से बी। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो हमारे पास में ऐसा बनेगा ना ट्राइंगल, ये वाला। तो मैं लिख सकता हूं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए is half of area of अपना पैरेललोग्राम। हाँ ये सर। हाफ ही होगा ना? यस सर। सर एरिया तो हमें पता है, तो ये मॉड। हमको पता है ना, आधा ही होता है। हाँ सर। तो हम इसको लिखते हैं कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमको उन्हीं दोनों वेक्टर से अगर अपने ट्राइंगल बनाना है तो हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे। सर मतलब समझा नहीं। अरे भाई ये क्या है तुम्हारे पास में पैरेललोग्राम है ना? हाँ सर। तो अगर मुझे अपना ट्राइंगल बनाना है तो इसके अंदर कहते ट्राइंगल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना ये। तो बताओ हाँ, यहाँ वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया कैसा बराबर है ना? हाँ इक्वल है। इक्वल है, और हाफ है ना उसका हाँ। पूरे का। तो वही तो हाँ। लिखा मैंने कि ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया। हाँ
बस, और इतना ही तो लिखा, और तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ए बी साइन थीटा। हाँ, तो अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ये होता है AB ना sin- हाफ, भाई ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लो, तो हाफ हो गया ना अपना पैरेललोग्राम का। हाँ बस, सर, तो लेकिन हमने प्रूव क्या किया है इधर? प्रूव यही किया कि नहीं, प्रूव हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक स्टेटमेंट लिख दिया। हो सकता है कि एग्जाम में तुमसे पैरेललोग्राम का पूछे, हो सकता है तुमसे अपना ट्रायंगल का पूछे। सर ये तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, क्योंकि हम लोग को पता है मैथ्स में सीखा है हमने कि हाँ, मैथ पैरेललोग्राम। में सीखा है, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो तुमको ऐसे नहीं देगा ना, वो तुमको देगा कि वेक्टर ए जो है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय दीज टू साइड्स। उसके बाद क्या करोगे? तो उस टाइम तुमको ऐसा चाहिएगा ना, ए क्रॉस बी चाहिएगा। हाँ सर। तो ये तो हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। अगर कोई तुमको सीधा सीधा ट्रायंगल बना के दे देगा, उसमें तो निकाल ही लोगे ना, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। हाँ सर। सर आप एक और बार बता सकते हैं प्रूव किसी के कि एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी हमने ऐसे किया है क्योंकि एरिया की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है ना वेक्टर जैसी आ रही थी। जैसे ये सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ ना, नीचे नहीं लगा सकता ना। ये देखो, है ना, ये हमेशा ऊपर ही फोर्स लगाएगा ना। तो इसलिए मैंने बोला कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा है मेरे हाथ पे? बाहर की तरफ। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ आ गया? बाहर की तरफ। जैसे ये तुम्हारे पास में पूरा एक ये बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द बोर्ड फ्रॉम दिस साइड। तो कोई भी सरफेस जिस साइड से तुमको दिखता है वही उसका एरिया वेक्टर। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला ये आता है ना, फोर्स वेक्टर इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर। तो हमको पता है प्रेशर इज जस्ट ए नंबर, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता प्रेशर में। तो हमको कहते हैं कि फोर्स वेक्टर मतलब फोर्स कहां की तरफ लगेगा? जहां पे तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा। अच्छा सर, तो ऐसे हमने निकाला। हाँ, तो ऐसे हमने फोर्स को है ना वेक्टर क्वांटिटी बोला। ओके सर। ठीक है, तो चलो इसको लिखो। बाकी है ना कल की क्लास में हम है ना खत्म कर देंगे पूरा वेक्टर्स। इसके अपने 3-4 एग्जांपल करेंगे और खत्म। हो गया ठीक सर। है, ओके सर, तो हो गया। कल अपना लास्ट वेक्टर का डे रहेगा। डिवीजन नहीं होता क्या सर? हाँ, डिवीजन नहीं होता क्या सर? नहीं, वेक्टर का डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर? नहीं ना, हमको आता नहीं है ना, डिफाइन करना नहीं आता हमको कि हम सर उसको डायरेक्शन डिफाइन को कैसे थोड़ी ना करें, डिवाइड कर सकते हैं। है ना। तो इसलिए हम ओके भाई हमको अभी तक मतलब आया नहीं कि वेक्टर को डिवाइड कैसे करें। मल्टीप्लाई करना हमको आ गया। हो सकता है कि आफ्टर 50 इयर्स विल गेट टू नो दैट। जैसे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा ना, सबसे पहले क्या आया था? थॉमसन मॉडल। तो लोग उसी को मानते थे कि एवरीथिंग इज गुड। फिर बाद में क्या आया? रदरफोर्ड आया था। फिर बाद में बोहर आया था। तो सेम चीज है, साइंस इज जस्ट यू कैन से प्रोग्रेसिव हो रहा है प्रोग्रेस। तो मे बी आफ्टर 70-80 इयर्स विल गेट कि हाँ वेक्टर्स का डिवीजन हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे डिफाइन तो थिंग्स विल बी फाइन। तो ठीक है। तो लेकिन प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया है ना, दोनों वेक्टर ही है। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया नहीं होता है। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, दोनों चीज दोनों अलग में है क्या? डिफरेंस क्या है सर? नहीं अरे यार डिफरेंस है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, आई गेस कि एरिया और प्रेशर का लाइक स्केलर और वेक्टर होगा तो नॉर्मल होता है। नहीं ओके, मुझे एक बात बताओ, तुमको एक अपने इक्वेशन पता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो तुम ऐसे कह दो कि मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, क्या ऐसा बोल सकते हो? हाँ सर। नहीं बोल सकते। मास हमको यूनिवर्स ने दिया है, हमने क्रिएट नहीं किया है। फोर्स हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन चेंज अपने आप होगा।
मास तो यूनिवर्स ने दिया है ना, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। देखो एक होता है कैलकुलेशन करना, एक होता है उसका फिजिकल सेंस बनाना, इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो अपनी इक्वेशन है ना, ये क्या है बेसिकली, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये है तुम्हारी एक्चुअल इक्वेशन। ठीक है, हम लिखते हैं कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम लिखते हैं कि अगर कोई भी मास इज द फिक्स मास, हमको यूनिवर्स ने दे दिया है, किसी भी मास के ऊपर अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। ये क्या बोल रहे हो कि किसी भी कहीं पे फोर्स लगाओगे, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो गया, क्या उसका मास है बदल जाएगा? नहीं सर। नहीं। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, वो तो कैलकुलेशन करने के लिए अपने कुछ भी कर सकते हैं ना उल्टा सीधा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला ये है। तो वैसे ही फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके बाद में अगर तुमको अगर कैलकुलेशन करनी है तो लिख दो आप प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो। तो एक तो फॉर्मूले को अप्लाई करना, ठीक है, और एक फॉर्मूले का फिजिकल सेंस होना, इसीलिए मैंने लिखा था फिजिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हमने कहा था ना कि फिजिक्स इज व्हाट, आइदर वी कैन कैलकुलेट और वी कैन मेजर। तो जो तुम बता रहे हो वो कैलकुलेशन है कि हाँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ठीक है, इतना करो, बाकी अपने कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।